हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा और हमारी जेई रिवीजन सीरीज का आज एक नया लेक्चर में लेकर आपके सामने आ गया हूं। और आज हम सीखेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स की: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होता है उसे मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ये बात सबको पता होगा। और रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स हैं। मतलब हीट को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो ये इन तीनों में से किसी मोड के द्वारा ही जाएगा। इट इज ईदर कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है। हम अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मोड्स के थ्रू हो सकता है। कंडक्शन कैन हैपन थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। कंडक्शन में होता क्या है? कंडक्शन में होता यह है कि अगर हमने एक मटेरियल लिया, ठीक है, इसके एक एंड का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इसको हाई टेम्परेचर पर रख दिया, इसको लो टेम्परेचर पर रख दिया। तो जिधर हमने हाई टेम्परेचर पर रखा ना, वहां के जितने सारे एटम्स होंगे, ये सारे एटम्स क्या करेंगे? अपने जगह पर ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेंगे। मतलब इस साइड में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की, वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस साइड। मेक सेंस? इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इस साइड है, ये इस तरफ प्रोपोगेट करेगी। मतलब एक एटम वाइब्रेट कर रहा है, बगल वाले को बोलेगा भाई तू भी करना। तो ऐसे करके ये जो वाइब्रेशन है वो प्रोपोगेट होती है। इसी तरीके से हीट का प्रोपोगेशन होता है एक एंड से दूसरे एंड पर। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं कंडक्शन की। ठीक है। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में मैं आगे बताऊंगा, यहां पर डेंसिटी डिफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे मैंने पतीले में पानी भरा, मैंने इसे हीट करना शुरू किया। हीट करने से क्या होगा? जो नीचे का पोर्शन है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम। ऊपर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ऊपर का पार्ट नीचे आना चाहेगा और नीचे का पार्ट ऊपर जाना चाहेगा। फिर ऊपर का पार्ट जैसे नीचे आ गया तो फिर ये गर्म हो जाएगा, इसका डेंसिटी और कम हो जाएगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके ना एक साइकिल बन जाती है। दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन साइकिल और कन्वेक्शन करंट। एयर में भी ऐसा ही होता है, नीचे का एयर ऊपर, ऊपर का एयर नीचे। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मैटर एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, जो कंडक्शन में नहीं होता है। तो कन्वेक्शन में मैटर एक्चुअली फ्लोज। तो फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमको? फ्लूइड चाहिए। तो कन्वेक्शन सिर्फ फ्लूइड में हो सकता है। बात करें हम रेडिएशन की। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में हीट ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं। हीट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। खतरनाक स्पीड से हीट ट्रैवल करते हैं। सूरज से क्या होता है? जैसे सूरज आसमान में आ गया तो हमें गर्मी फील होनी शुरू होती है ना। अगर वहां की हीट धीरे धीरे चलकर आती तो परसों का सूरज उसकी गर्मी आज पहुंचती। ऐसा नहीं होता है ना। जितना टाइम लाइट को आने में लगता है सूरज से धरती पर, उतना ही टाइम हीट को भी लगता है। बिकॉज हीट ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड होते हैं ना, इंफ्रारेड हीट ही होता है। ठीक है। तो हीट ट्रेवल्स एज इंफ्रारेड। बढ़िया। तो ये हो गए तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। नहीं तो सूरज से धरती पर हीट आ ही नहीं पाता ना, क्योंकि बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो हीट ट्रेवल्स एज रेडिएशन। ओके, चलो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये तो वही क्लास है जो हमने थोड़ा सा किया था, और ड्यू टू नेटवर्क इश्यू हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। चलो मैं इसको पूरा तरह से हटा ही देता हूँ। आई विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच कि यहाँ पे क्या होता है। ये भी हटा देते हैं। और नीचे में ना, यहाँ पे थोड़ा मैंने बताया था शायद,
अच्छा यहां तक हम पहुंच गए थे, ओ कोई नहीं, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। मैं ये सब डायग्राम्स फिर से बनाऊंगा और मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझाऊंगा। और तब तक सभी लोग एक काम कर सकते हो, जब तक मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और साथ ही साथ अकेडनेस्ट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं हम लोग। विल सी हाउ विल डू दिस। ओके, नाउ वी आर रेडी। तो कंडक्शन ऑफ हीट, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। तो कंडक्शन के लिए मैंने कहा था, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। और यहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होती है ना, और इलेक्ट्रॉन्स में रैंडमनेस आ जाती है, ये रैंडमली और तेज तेज से रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेज तेज मूव करेंगे तो अपने बाजू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एरिया के इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी, इनमें भी टक्कर वक्कर लगेगी, ये भी घूमने लग जाएंगे। तो ऐसे करके ना एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर होती है। और ये चीज वहां वहां हो सकती है जहां जहां मैटर प्रेजेंट है। तो मैटर के जो बेसिक तीन स्टेट है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, वो सब हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अब बात ये है कि देयर कुड बी सम दैट आर गुड कंडक्टर्स और कुछ होते हैं बैड कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स। ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स क्या हुए, जिनसे हीट आराम से एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो कर सकता है। बैड कंडक्टर्स क्या हुए, जिनमें से हीट फ्लो नहीं कर सकता अच्छे से। अगर हमने प्रेशर कुकर देखा घर में, उसमें वो एल्यूमिनियम का बना होता है या स्टील का बना होता है, बट उसका हैंडल क्या होगा, उसका हैंडल प्लास्टिक का होगा, बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर। नहीं तो हम सीधा पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली चीज है, ये तो पढ़ा होगा सबने। ये इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। व्हाट इज स्टेडी स्टेट? मान लो ये रॉड हमने माना, ठीक है, शुरू में मैंने कहा कि हर पॉइंट का टेम्परेचर ना शुरुआत में T0 था। देन व्हाट आई डिड, मैंने इस एंड के टेम्परेचर को यहां पर मैंने इसको बढ़ा के T1 कर दिया। T1 इज ग्रेटर देन T0। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक हीट करंट के फ्लो करने की टेंडेंसी आएगी। हीट विल बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर। सो हाउ वुड यू राइट इक्वेशंस इन दिस केस, वो बाद में देखेंगे हम। पहले हम ये देखते हैं कि हीट जब फ्लो करना शुरू करेगा ना, तो हीट यहां पर क्या करेगा, इट विल गो टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब किसी भी दो पॉइंट में अगर हीट फ्लो करेगा, विच मीन्स पिछले पॉइंट का टेम्परेचर आगे वाले पॉइंट के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सब्सिक्वेंटली क्या होगा, यहां पर हर पॉइंट में यू विल सी एटलीस्ट सम टेम्परेचर फॉल। टेम्परेचर फॉल होगा तभी यहां से हीट आगे ट्रांसफर होगा। दिस वी अग्री। तो अब टेम्परेचर, अगर यहां पर आगे वाले पॉइंट सबका टेम्परेचर कम कम होता जाएगा, तो मैं कह सकता हूं फाइनली तो टी होगा, T0 यहां पर T1। तो बीच के जो पॉइंट्स हैं, इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट का मैं टेम्परेचर T कहता हूं, दैट शुड बी ग्रेटर देन T0 एंड दैट शुड बी लेस देन T1। T1 तो इसको हमने लिख दिया, इसको चलो T2 और T3 लिख देते हैं, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर T1 और T0 के बीच में होगा। ठीक है, और मुझे पता है कि अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर अलग अलग होने वाला है, तभी हीट करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे तुमने इस एंड के टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये सारे टेम्परेचर्स ना अचानक से बढ़ नहीं जाएंगे, ये अचानक से नहीं बढ़ेंगे। शुरू में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने रॉड के किसी एक सेक्शन को लिया, ये सेगमेंट, तो जैसे यहां पर क्या होगा, जैसे हीट यहां फ्लो कर रहा है, तो मान लो इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट एंटर कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, ये पूरे के पूरे हीट को पास होने, ये सेगमेंट ये पूरे के पूरे हीट को बाहर पास होने नहीं देगा। इट विल एब्सॉर्ब सम वैल्यू, राइट, ये कुछ पार्ट को एब्सॉर्ब कर लेगा। सो क्यू एब्सॉर्ब की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2। कुछ पार्ट हीट का एब्सॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो ये जो एब्सॉर्ब पार्ट है ना, ये इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। लेकिन कब तक बढ़ाएगा, जब तक ये अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए। मतलब अगर हमने इस एंड के टेम्परेचर को फिक्स किया, यहां के टेम्परेचर को फिक्स किया, तो बाकी हर एक पॉइंट का कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे बाद में, बट हर पॉइंट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। अब वहां तक वो जैसे पहुंच गया,
उसके बाद उस पॉइंट का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब ये सेगमेंट हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, राइट। तो उसी केस में हम कहते हैं कि जितना हीट यहां पे एंटर करेगा उतना ही हीट यहां से लीव भी करेगा। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट क्योंकि टेम्परेचर स्टेडी हो चुका है, वो चेंज नहीं कर रहा है। स्टेडी स्टेट में दो चीजें होती हैं, हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, और और क्या होता है, और ये होता है दैट द हीट करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि रॉड का कोई भी पार्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है। मेक सेंस। और दूसरा है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट क्या हुआ, मतलब जब टेम्परेचर हर पॉइंट का बढ़ रहा होगा, रॉड हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जितना हीट हमने रॉड से फ्लो कराया उतना हीट बाहर नहीं मिलेगा हमको, बीच में कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में हमें मानना है कि सारे सिस्टम्स स्टेडी स्टेट में है, ट्रांजिएंट स्टेट को हमें यहां पर डील बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर कभी आया तो देखेंगे, बट ऐसे में ट्रांजिएंट स्टेट को डील नहीं करना होगा, बराबर। इक्वेशन फॉर कंडक्शन, कंडक्शन का इक्वेशन क्या होगा। कंडक्शन, मान लो मैं किसी रैंडम शेप को यहां ड्रॉ करता हूं, मैंने इसका ये क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, ऐसे करके यहां पे बनाएंगे क्रॉस सेक्शन। मान लो इस ये दिस इज डी एक्स थिक, इसका एरिया, मतलब इसको अगर बाहर लाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये सिलेंडर टाइप का। इट्स एरिया इज ए एंड इट्स थिकनेस इज dx, बढ़िया। और टेम्परेचर हमने कहा भैया इस साइड का टेम्परेचर ना T है, इसके जस्ट आगे टेम्परेचर इज dt ज्यादा, मतलब T प्लस dt। और करंट जो है हीट का, हीट करंट मतलब क्या, हीट का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्जेस का फ्लो। वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो। तो जिसका फ्लो की बात कर रहे हो वहां पर करंट आ जाता है। तो यहां हीट करंट का डायरेक्शन ये है, राइट। तो हीट करंट जो होगा ना, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dq बाई dt। इसको कई बार हम स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं स्मॉल क्यू लिखूंगा, समझ जाना मैं बात कर रहा हूं किसकी, हीट करंट की। तो हीट करंट जो होता है ना, दैट हीट करंट इज, मतलब हर सेगमेंट से, मतलब जो हीट करंट यहां से होगा वही हीट करंट यहां से होगा। मतलब सीरीज याद करो ना, सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे होते हैं, याद है सबको। अभी तो बहुत लोग शायद क्लास 11th में हो, उनको, उन्होंने 12th में तो ये पढ़ा नहीं है, बट 10th में तो पढ़ा है ना। इतना तो सबको याद होगा कि अगर सारे रजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं तो जो एक करंट यहां से फ्लो कर रहा है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, ये सब को तुम रेजिस्टेंस मान सकते हो, तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा वही यहां से भी फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। सो ईच क्रॉस सेक्शन विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हीट करंट का जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx, ठीक है। हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू, एक आ गया dt by dx, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर जितना रैपिडली चेंज करेगा हीट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। होना भी चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो हीट करंट का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ये माइनस के क्या होता है, दिस माइनस साइन शोज दैट टी डिक्रीजेस विथ एक्स, मतलब जैसे जैसे तुम इधर बढ़ोगे टेम्परेचर घटेगा, दैट इज वाई dt बाई डी एक्स हैज टू बी, dt बाई डी एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, उसको प्लस बनाने के लिए हमने अलग से एक माइनस साइन डाला है, ठीक है। के को क्या कहते हैं हम, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये जितनी ज्यादा होगी हीट करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो थर्मल के केस में ये होता है, ये जितना ज्यादा होगा बॉडी हीट का कंडक्टर उतना अच्छा होगा। समझ आ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी, दिस वी हैव सीन। इसका अगर dq बाई dt हम लिखें, dq बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाय dx। तो ऐसा नहीं है कि मतलब
के इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाय ए डी टी बाई डी एक्स। अब तुम बोलोगे के तो इन सब पे डिपेंड करता है, बट के इन सब पे डिपेंड नहीं करता, के डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, अप टू सम एक्सटेंट टेम्परेचर पर भी, बट हमें वो डिपेंडेंस फिलहाल नहीं मानना है। हम के देखेंगे इट इज डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल, बाकी चीजें अपने आप को एडजस्ट करेंगी इस हिसाब से ताकि ये के का पर्टिकुलर वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो मिल जाए। ठीक है, ओके। तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या ये चीज कांस्टेंट होगी स्टेडी स्टेट में? स्टेडी स्टेट की बात करें तो ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। के तो हमें फॉर ए गिवन मटेरियल के तो कांस्टेंट ही मिलेगा, मतलब ए टाइम्स डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर तुम ग्राफ प्लॉट करना चाहो डी टी बाई डी एक्स और ए का वर्सेस ए, तो क्या ये ग्राफ ऐसा दिखेगा? ठीक है, अगर वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां डी टी बाई डी एक्स कम होगा, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां डी टी बाई डी एक्स ज्यादा होगा। क्लियर? इसको दिमाग में डालते जाना, ये सबसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं जेई में, राइट? तो ये सब हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और एक्सप्रेशन हमारे दिमाग में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हीट कंडक्शन थ्रू अ रॉड। एक रॉड के थ्रू कंडक्शन, तो रॉड के थ्रू जो कंडक्शन होगा वो कैसा होता है? कंडक्शन थ्रू अ रॉड, इसमें आ, हम कहेंगे सबसे पहले कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दिस केस इज कांस्टेंट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तो हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से जो डी क्यू बाई डी टी है ना, स्मॉल क्यू, ये क्या आ जाएगा, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। सिंस क्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं इस रॉड के लिए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय के ए विच इज कांस्टेंट। मतलब डी टी बाई डी एक्स यहां पर नेगेटिव कांस्टेंट है, मतलब इधर हाइयर टेम्परेचर हो गया टी एच, यहां पर हो गया लोअर टेम्परेचर टी एल। तो टेम्परेचर के फॉल करने का जो रेट होगा विच इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से फॉल करेगा। तो इस केस में ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं टी वर्सेस एक्स अगर प्लॉट करना चाहूं तो ये कहां से कहां तक जाएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टी एच, इट विल एंड एट टी एल, और ये लेंथ क्या होगा, एल, right? So this is how temperature varies throughout the rod. Make sense? Okay, so we have got this. तो टेम्परेचर वेरिएशन यहां पर क्या होगा, लीनियर। तो मुझे भैया कहीं पे टेम्परेचर निकालना हो, मान लो इस पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस x पर है, अब इतना तो बुद्धि लगा ही सकते हैं हम ना, द x डिस्टेंस पर मुझे टेम्परेचर निकालना हो, मान लो ये x है, यहाँ का टेम्परेचर मैंने बोला t, इतना स्लोप वगैरह हमने पढ़ा है, ये तो कर ही सकते हैं ना, टी एच माइनस टी बाय एक्स इक्वल टू टी एच माइनस टी एल बाय एल। तो क्या हमें यहां से टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा? बिल्कुल। और जैसे ये मिल गया ना, तो इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज आती है। सो यही हो गया ना, दिस इज डी टी बाई डी एक्स स्लोप, राइट? तो इसको क्या कर सकते हो ना, उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल सकते हो। तो यहां से तुम्हें ना Q की वैल्यू मिल जाएगी टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय एल बाय के ए। इसको हम किससे रिलेट करते हैं, दिस इज हीट करंट, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दिस इज सम एक्सप्रेशन। तो इसको हम रिलेट करते हैं I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो नीचे L बाय के दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब ये रॉड वाले केस को ना, जिसमें एक एंड पे टेम्परेचर TH है, दूसरे पे TL है, मैं इसे रिलेट किससे कर सकता हूं, मैं इसे रिलेट कर सकता हूं एक बैटरी और रेजिस्टेंस वाले सेटअप से, जहां पर EMF की जगह क्या करेंगे हम, वी विल राइट TH माइनस TL, और जहां पर रेजिस्टेंस है मैं रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, L बाय के।
तो यहां पर जो करंट फ्लो करना है ना, वो हीट करंट की तरह फ्लो करेगा। मतलब बहुत ही आसान हो गया। इस केस को, रॉड वाले केस को, मैं सिंपल सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से फटाक से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो जब भी रॉड वाला केस आए, हमको क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर दो बैटरी रेजिस्टेंस वाले सेटअप में, काम खत्म। बढ़िया। अच्छा, मल्टीपल रॉड्स में तो क्या होगा, चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। मल्टीपल रॉड्स अगर हुए तो दे कैन बी कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज, पैरेलल। तो जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था ना, वो सारी चीजें यहां पर एप्लीकेबल है। सीरीज कनेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। पैरेलल हो गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो सारे फंडे ना करंट वाले यहां पर एप्लीकेबल वैसे के वैसे ही है, हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर लेना है। जब भी रॉड वाले सेटअप दिखे, आराम से कर लो, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज स्फीयर। कंडक्शन स्फीयर से अगर हम देखें तो, चलो एक पहले स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ये रहा स्फीयर, जादू हो गया। और ये ना, मतलब पूरा स्फीयर नहीं है, इसमें इनर वॉल भी है और आउटर वॉल भी है। ठीक है, इनर रेडियस इज लेट अस से आर आई, आउटर रेडियस इज आर ओ, और मटेरियल यहां पर ना इसके बीच में। बढ़िया। और हमने अंदर वाले सरफेस को ना टी आई पर मेंटेन किया हुआ है, बाहर वाले को टी ओ पर मेंटेन किया है। तो हाउ विल द करंट फ्लो, करंट का फ्लो होगा अंदर से बाहर। करंट विल फ्लो लाइक दिस, राइट। करंट ऐसा फ्लो होगा। चलो, तो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा, तो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस केस। मतलब मैं तो कह सकता हूं, आई विल ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो बैटरी यहां पर होनी है ना, ये बैटरी कैसी होनी है, ये बैटरी यानी है टी आई माइनस टीओ। मान लेते हैं अंदर का टेम्परेचर ज्यादा था, तो दिस इज टी आई माइनस टीओ। और ये जो होगा, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर। दिस विल कैलकुलेट ये कितना है, और यहां पर करंट जो है क्यू, वो फ्लो कर रहा है। सो व्हाट एल्स विल डू, हमको यहां पर सिर्फ ये करना है कि हम इधर एक एलिमेंट बनाएंगे डिस्टेंस एक्स पर, जिसका थिकनेस होगा dx। तो इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस निकालोगे, दैट इज व्हाट, हीट करंट जो फ्लो कर रहा है। तो लेंथ इज ऑलवेज टेकन अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो इसका लेंथ पेरीमीटर गलती से मत ले लेना। करंट का फ्लो रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली जाने में ये इस एलिमेंट के कितने पार्ट को क्रॉस कर रहा है, ये हमको देखना है। तो वो कितने पार्ट को क्रॉस कर रहा है, dx। तो dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx डिवाइडेड बाय एरिया। स्फीयर है तो एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इस एलिमेंट का, 4πx² इंटू के। और सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक लगे हैं, तो सब, मतलब क्या होगा, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ये सब सीरीज में लगे हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम आर आई टू आर ओ। सो व्हाट विल इट बिकम, 1/4πk इंटू 1 बाय, ये तो आर इक्विवेलेंट हो गया, 1/4πk इंटू 1/RI माइनस 1/RO। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ स्फीयर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। और कभी कभी क्या होता है, आउटर सरफेस इज एट इंफिनिटी। अगर आउटर सरफेस इंफिनिटी पर हो, आर ओ टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4πk इंटू आर आई। ठीक है, और इस केस में अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, तो हीट करंट का एक्सप्रेशन क्या आता है, माइनस के, एरिया हो जाएगा 4πx² इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो फॉर ए स्फीयर यू कैन इजिली सी डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो अगर हमारा ग्राफ प्लॉट करने का मन कर जाए, कुछ ऐसा ही ग्राफ प्लॉट होगा इसमें, दिस इज डी टी बाई डी एक्स, और यह है एक्स। ओके, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना हो, वो भी निकाल सकते हो। हमें रेजिस्टेंस मिल गया, तो हम हीट करंट निकाल सकते हैं ना, दिस वी हैव गॉट।
1/4πk इंटू 1/ri माइनस 1/ro। तो Q की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, Ti माइनस TO डिवाइडेड बाय R। तो Q तुमने निकाल लिया, Q को यहां पुट कर देना, और Q को पुट करते हैं यू विल गेट dt बाई डी एक्स, और वहां से इंटीग्रेट करके हम T निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, बट अगर जरूरत पड़ी तो उस तरीके से हम T कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज फॉर अ स्फीयर। फिर आता है हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर। सिलेंडर के केस में क्या होता है? फॉर ए सिलेंडर अगर हमने कुछ ऐसा देखा दैट इट हैज गॉट सम इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ठीक है भाई, नींद तो नहीं आ रही है? इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो यहां पर क्या करोगे, यहां हम ये इसका आउटर पेरिफेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर हम इसका इनर रेडियस भी बना देंगे। तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा ना, वो एलिमेंट आएगा सिलिंड्रिकल, राइट। तो मैं दूसरे कलर से इसका एलिमेंट बनाता हूं। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा दैट एलिमेंट विल बी सिलिंड्रिकल, जो यहां पर कुछ तुम्हें ऐसा दिखेगा, डिस्टेंस x पर थिकनेस विल बी dx। ठीक है भाई, तो इस केस में अगर हम dr निकालने की कोशिश करेंगे तो हीट का फ्लो तो अंदर से बाहर होगा, और हमने एलिमेंट लिया है डिस्टेंस x पर, ये थिकनेस हमने माना है dx। ऐसे सिलिंड्रिकल एडवांस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इधर अगर हम देखें तो लेंथ इज dx डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल एलिमेंट, जो हमने यहां पर माना है ऐसा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, और इसका जो भी लेंथ है उसको हम एल कहते हैं। सो 1/2πxl इंटू के, और अगर आर निकालना है तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो dx बाय 2πk इंटू 2πkl इंटू एक्स, आर आई से आर ओ कर लो इंटीग्रेट, कितना आ रहा है 1/2πkl ln आर आई बाय, नहीं नहीं नहीं, आर ओ बाय आर आई। So this is the formula for thermal resistance of a cylindrical conductor। तो cylindrical conductor में क्या हो रहा है, हमने अंदर वाले सरफेस को हाइयर टेम्परेचर पर रखा है और आउटर सरफेस को लोअर टेम्परेचर पर रखा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट। तो इसी में सवाल ऐसे भी होते हैं कि अगर हमने सिलेंडर के इनर आउटर के बदले दोनों फेसेस को अलग अलग टेम्परेचर पर रखा, तब क्या होगा। If you're keeping this face at TH and this face at TL, what will happen then? तो इस केस में क्या होना है, इस एंड पर ये जो साइड तुम्हें दिख रहा है ना, यहां और जो ये साइड दिख रहा है यहां, इसके बीच में हीट का फ्लो होना है। सो इफ द लेंथ इज L, तो L इज द लेंथ जिसमें हीट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो अगर हीट करंट इतने में फ्लो कर रहा है, सो व्हाट विल यू डू, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, L बाय के इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना क्रॉस सेक्शन होगा यहां पर, तो लिख देंगे पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। डन। इस टाइप के सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज यहां बता दूं, इसमें एक तरह के सवाल और आते हैं, दैट फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे दी जाती है, तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे दिए हुए, जैसे हमें यहां पर दो रॉड्स दिए हैं, हमने कहा कि भैया इन दोनों रॉड्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये वाला लेंथ कितना हो गया, L हो गया, ये वाला लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, दिस इज K एंड दिस इज 3K। तो इसमें तुमसे कहा जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट में क्या करना है हमको, K इक्विवेलेंट में हमको करना ये है कि हमको मानना है कि इस पूरे एरिया में ना हमने सिर्फ एक ही K इक्विवेलेंट का मटेरियल डाल दिया है, उसका भी रेजिस्टेंस वही है जो इतने का है। इतने का रेजिस्टेंस क्या होगा, इतने का रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट वाले का L बाय के ए, सेकेंड वाले का 2L बाय 3 के ए इक्वल टू 3L
डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इनटू ए। यहां से निकालोगे के इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर कुछ केसेस में के वेरिएबल होते हैं कि के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है या एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, तब हमें कहां जाना पड़ेगा, शुरू वाले फॉर्मूले पे। अगर के वेरिएबल हो देन यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन, ठीक है। तो क्या करोगे, छोटा सा एलिमेंट लो, उसका रेजिस्टेंस निकालो, और रेजिस्टेंस निकालने में क्या होगा, जो डी आर का टर्म होगा, जो हमने यहां पर लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, डी आर कहीं पर भी, जैसे यहां आते हैं, इक्वेशन फॉर कंडक्शन, कंडक्शन फॉर अ रॉड, या तो इसमें क्या होगा, अगर के किसी चीज का फंक्शन दिया हुआ है ना, तो तुम यहां पर के का फंक्शन पुट कर सकते हो। अगर के एक्स का फंक्शन है तो एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाना, टी वाले टर्म को एक साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अगर के टेम्परेचर का फंक्शन है तो उसको dt के साथ छोड़ देना और dx को ले जाना दूसरी साइड। dq बाई dt को हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कंडक्शन में इतनी चीजें ही पूछी जाएंगी, इसको अच्छे से हमें दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना है, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। उसमें ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं कि दो चीजें लगी हैं, मतलब वॉल के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में कंडक्टिविटी ये है, दूसरे में ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, या हीट करंट निकाल के बताओ कितना फ्लो करेगा, या इतने टाइम में कितना करंट फ्लो कर जाएगा। ये सारी चीजें थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आराम से पता की जा सकती हैं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्शन, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। मैटर एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा होता है। जैसे मैं यहां दिखाता हूं, अर्थ के अंदर क्या होता है, दिस इज द मैंटल ऑफ द अर्थ। मैंटल क्या है अर्थ का, इट इज लिक्विड, वहां पे लिक्विड मेटल्स वगैरह हैं, बिकॉज दैट इज वेरी हॉट, तो वहां मेटल्स मोल्टन स्टेट में ही होते हैं। और मेटल्स क्या होता है, जो कोर के पास होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो ये घूम के जाते हैं ऊपर, और ऊपर से जो ठंडे वाले मेटल होते हैं, ठंडे तो नहीं होंगे, गर्म ही होंगे मेटल, रिलेटिवली कूलर, वो नीचे आता है। तो ऐसे करके यहाँ ना साइकिल चल रही होती है। तो दिस साइकिल इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, और कहीं ना कहीं ये साइकिल रीजन है अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका। राइट, जो लोग 12th में पढ़ चुके हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, और जो पढ़ने वाले हैं वो समझ जाओगे। मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। और सेम चीज इधर भी होती है, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, या मतलब हाँ, पानी को गर्म कर रहे हैं, सो जो वाटर है वो ऊपर जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स लेस डेंस, और जो ऊपर में ज्यादा डेंस वाटर है वो नीचे आएगा। तो दिस हैपेंस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। कन्वेक्शन का कभी भी पूछा जाए, हमेशा तुम्हें यही बोलना है, इट हैपेंस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ओके, चलो। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है पानी के केस में। वाटर के लिए क्या होता है, वाटर हैज एन एनोमलस बिहेवियर। पानी का टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस हो तभी जाकर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 से मैं 5 पे जाऊंगा तो भी डेंसिटी कम होगी, 4 से मैं 3 पे आऊंगा तो भी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो मरीन लाइफ है वो मरता नहीं है अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तब भी, क्योंकि पानी जो है ना, पानी में कन्वेक्शन एक लिमिट के बाद बंद हो जाता है। जैसे ये मान लो वाटर, मतलब ये यहाँ पर सरफेस है वाटर का, इधर ये नीचे है, तो ऊपर का पानी अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है, तो धीरे थोड़ा नीचे आओगे तो 1 2 3, मतलब जो भी करके हो, और बेस का टेम्परेचर अगर 4 हो जाए तो कन्वेक्शन नहीं होगा। वाई, ऊपर का पानी ठंडा होता जाएगा, मतलब मान लो ये, मतलब घट के 3 हो गया, फिर घट के 2 हो गया, घट के 1 हो गया, इट डजेंट मैटर। इधर का पानी ज्यादा डेंस रहेगा, इधर का पानी ज्यादा डेंस नहीं रहेगा, सॉरी, ऊपर का पानी क्या होगा, बिकॉज डेंसिटी एट 1 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पानी का टेम्परेचर हो जाए नीचे, उसके बाद कन्वेक्शन बंद हो जाता है। राइट, इसीलिए ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे नहीं आ पाता है, बिकॉज दैट इज लाइटर एज कंपेयर टू द वाटर दैट हैज अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो नीचे में मछलियां हैं, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो सरवाइव कर सकता है। पानी की एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसके बिना
शायद नेचर ही खत्म हो जाए, राइट? तो ये पानी की एक प्रॉपर्टी है बहुत ही जबरदस्त, जो नेचर को, स्पेशली एक्वाटिक लाइफ को बचा कर रखती है। सही है। रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में सब जानते हैं, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, जो मैंने बताया था। हीट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट कैसा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट प्रोपोगेट करता है, ठीक है। और जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है ना, उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएशन के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रही है, दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडिएंट पावर। पावर भी कहते हैं, बट दैट इज रेडिएंट पावर। ओके, so coming to a term that is called ideal black body। ब्लैक बॉडी क्या है? जिस चीज का कलर ब्लैक हो, क्या उसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी इज अ सब्सटेंस जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। मतलब मैं यहां पर दो बॉडीज को रख रहा हूं, एक है रेगुलर बॉडी और एक है ब्लैक बॉडी। तो अगर मैंने दोनों पर कुछ एनर्जी इंसिडेंट कराई, ठीक है भाई, इस पे एनर्जी मैंने ई नॉट इंसिडेंट कराई, रेगुलर बॉडी पर भी हमने ई नॉट इंसिडेंट कराई, तो रेगुलर बॉडी क्या करेगा? इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी E1 विच इज लेस देन ई नॉट। ये सारी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ परफेक्ट एब्सॉर्बर। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करता है? ये सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है आराम से, सारी एनर्जी, कोई नहीं, आते जाओ, चलेगा। सो दैट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी विच इज एन आइडियल एब्सॉर्बर, ठीक है। आइडियल एमिटर भी है, वो बाद में देखेंगे। मतलब आइडियल एमिटर क्या हो गया? जैसे मैंने मान लो यहां पर एक ब्लैक बॉडी को रखा है और एक रेगुलर बॉडी को रखा है। मान लो हमने दोनों के टेम्परेचर को कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। बोथ आर केप्ट इन द सेम सराउंडिंग, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी विल रेडिएट द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब मैं यहां पे कितने भी सारी बॉडीज को रख दूं ऑफ सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन की हमने काफी सारी बॉडीज को यहां पर रख दिया, तो जितनी भी सारी बॉडीज को अलग अलग मटेरियल रख दो, इट डजेंट मैटर। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रेडिएट करेगा? अब ब्लैक बॉडी। मतलब ऑल हैव लाइक सेम डायमेंशन एंड सेम टेम्परेचर, डजेंट मैटर। ब्लैक बॉडी इज द मोस्ट परफेक्ट रेडिएटर। सबसे ज्यादा परफेक्टली यही एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। ब्लैक बॉडी क्या है? आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल एमिटर या रेडिएटर, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्टर। मतलब मिरर पे क्या हो रहा है? मिरर पे कुछ जा रहा है, वो सनरेज को, मतलब सनरेज या लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन में बॉडी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता है, वो सरफेस से हिट करके एनर्जी रिबाउंड हो जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया, तुमने बस ऊपर ऊपर से समझ के जैसे तैसे एग्जाम में लिख दिया, दैट इज नॉट एब्जॉर्प्शन। मैंने कुछ पढ़ाया, तुमने उसको समझा, अच्छे से एब्जॉर्ब किया, उससे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाई, फिर जाकर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। चलो भाई, एमएसए पावर एंड स्पेक्ट्रल एमएसए पावर। एमएसए पावर क्या है? एमएसए पावर इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी बॉडी हो, इसका एरिया अगर ए है, इसने टाइम टी में जो एनर्जी रेडिएट की ना, वो एनर्जी रेडिएट की ई। तो ये जो एमएसए पावर है ना, ये क्या होता है? दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, वो एक वेवलेंथ पर रेडिएट नहीं करता। मतलब सन से क्या सिर्फ एक ही वेवलेंथ निकलता है? क्या एक कलर से एक कलर निकलता है सन से? नहीं। सन से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा,
यूवी, माइक्रोवेव्स, सारी चीजें निकलती हैं, राइट? तो अब बोलोगे हमें किसी चीज का कलर तब क्यों दिखता है? दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ। उस वेवलेंथ के ज्यादा वेव्स उससे निकल रहे होंगे, इसीलिए वो वेवलेंथ डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए वो चीज हमें उस कलर की दिखती है। सन जब सनराइज हो रहा होता है हमें थोड़ा रेडिश टाइप का दिखता है, क्योंकि रेड एरिया के जो कलर्स होते हैं ना, वो उस टाइम में थोड़े ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। जब सन सर के ऊपर होता है तो थोड़ा येलोइश दिखता है। क्या रीजन है? क्योंकि वहां पर येलो वाले जो कलर्स हैं उस समय वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब स्कैटरिंग वाला फंडा है, आई होप सभी लोगों को ये पता है कि क्यों होता है। तो हम ये सीखे यहां से कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन कर रही हो तो वो एक वेवलेंथ पर नहीं कर रही होती है, बहुत सारे वेवलेंथ पर कर रही होती है। ठीक है? तो एमएसए पावर करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल वेवलेंथ रेंज, मतलब मैंने कहा भैया ये तो लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 2 इस पूरे रेंज में रेडिएशन कर रहा है। ठीक है? तो मैंने बोला भाई मुझे पूरे से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा इस रेंज में हाउ मच इज इट रेडिएटिंग, इज इट रेडिएटिंग टू मच? तो इस रेंज में जितनी एनर्जी, मतलब एमएसए पावर को भी हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई। ठीक है? तो कैपिटल ई मतलब इतने दूर में व्हाट इज द एमएसए पावर, विच इज डी। तो स्पेक्ट्रल एमएसए पावर जो होता है ना, दैट इज डी बाय डी लैम्डा, विच इज ऑल्सो रिटन एज ई लैम्डा। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमएसए पावर। और अगर तुम्हें टोटल एमएसए पावर निकालनी हो, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इनटू डी लैम्डा, और लैम्डा हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। तो सारे वेवलेंथ्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे कि सबके करस्पॉन्डिंग कितना एमिसिव पावर आया, दैट विल गिव यू द कंप्लीट एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर। ओके? एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। इसको बहुत जगह एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। एमिसिव पावर में एब्जॉर्प्टिव पावर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पावर एक्चुअली है ही नहीं, नाम ही ऐसे है, क्या करें। एब्जॉर्प्टिव पावर इज एक्चुअली a रेशियो, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई पावर ही नहीं है यहाँ पे। एब्जॉर्प्टिव क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर मैंने एनर्जी ई इंसिडेंट कराई, ठीक है, इसने E1 रिफ्लेक्ट किया और E एब्जॉर्ब किया, तो क्या मैं कह सकता हूं E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E माइनस E1। तो एब्जॉर्प्टिव पार्ट जो होता है ना, ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। समझ आया? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनर्जी इंसिडेंट, ये है एब्जॉर्प्टिव पावर। बढ़िया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी? अगर हम एक ब्लैक बॉडी की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी विल बी इक्वल टू 1। एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, जिसको हम व्हाइट बॉडी भी कहते हैं, जो सारे रेडिएशन को तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, उसके लिए क्या हो जाएगा? 0। और रियल लाइफ में जो बॉडीज होती हैं उनके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर इज बिटवीन 0 and 1, रियल लाइफ में। ठीक है? तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर हो, ज्यादा मतलब 1 के जितना करीब रहेगा बॉडी उतना अच्छा एब्जॉर्बर होगा, और 1 के मतलब 0 के जितना पास होगा बॉडी उतना बुरा एब्जॉर्बर होगा। इसी में एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी क्या है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो ये देखोगे 1 माइनस ए के बराबर आता है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू 1। तो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना खराब रिफ्लेक्टर होगा, विच इज द पुअरेस्ट रिफ्लेक्टर, ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है। ठीक है? ऐसा नहीं कि एब्जॉर्बर भी अच्छा रहेगा रिफ्लेक्टर भी अच्छा रहेगा, वैसा दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते। एब्जॉर्बर जितना अच्छा रहेगा रिफ्लेक्टर उतना कम हो जाएगा। राइट? ओके, सो आइडियल ब्लैक बॉडी, इसकी तो हमने चर्चा की। आइडियल ब्लैक बॉडी लगता है रिपीट हो गया लिखने में, अच्छा कोई नहीं, लेट्स स्किप दिस पार्ट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? इसका बोलना है, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली इसने लॉ ब्लैक बॉडी के लिए दिया था।
हम उसको रियल बॉडी के लिए ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसने बोला था भैया जो एमिसिव पावर है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। इसको स्टीफन्स लॉ भी लिखा होता है बहुत जगह, बट एक्चुअली दूसरा बंदा भी था बोल्ट्जमैन, उसको उतना क्रेडिट हमारे किताबों में नहीं मिलता नॉर्मली। तो एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। मतलब कोई भी बॉडी है, टी मतलब सेल्सियस में मत ले लेना, दिस इज इन केल्विन। इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसके, अच्छा को क्या मतलब बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी, सॉरी, अगर एक ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर टी है, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, वो टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं टेम्परेचर को अगर ट्वाइस कर दूं ब्लैक बॉडी का, उससे जो एनर्जी निकल रही है ना पर सेकेंड, वो 16 टाइम्स हो जाएगी। टेम्परेचर पे इतना बड़ा डिपेंडेंस होता है। ये था स्टीफन का लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और उसने कहा था भैया ये जो एमिसिव पावर है ना, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है, सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, और एमिसिव पावर की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। बढ़िया। तो एमिसिव पावर क्या होता है, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एरिया को उस साइड भेज दें, तो ये सिग्मा ए टी टू द पावर 4 हो जाएगा ना फॉर अ ब्लैक बॉडी। लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हमें हमको पता है रियल ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी निकलती है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू अ ब्लैक बॉडी। तो फॉर अ रियल बॉडी व्हाट वी डू, dq by dt is equal to sigma a e t to the power 4. E is something which we introduce, this is called emissivity. E हमने क्यों दिया, emissivity ऑब्वियसली ये 0 से 1 के बीच में होगा। सो emissivity क्या है, मतलब दिस इज व्हाट द एनर्जी रेडिएटेड बाय दिस रियल बॉडी। तो E इज इक्वल टू होता है, अगर मैंने एक रियल बॉडी लिया, राइट, रुको यहां लिखता हूं, मतलब मैंने एक रियल बॉडी लिया, एक ब्लैक बॉडी लिया, दिस इज ब्लैक बॉडी। बाय द वे ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक, जो लैम्प ब्लैक होता है ना, दैट इज वेरी क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि उस पर जितना भी लाइट आता है वो उसका 99.9% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज वेरी क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी। तो रियल बॉडी में क्या होगा, अगर हमने रियल बॉडी पर हमने देखा कि भैया इससे जो एनर्जी निकल रही है ना रियल बॉडी से, दैट इज ई आर, और जो ब्लैक बॉडी से एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज ईबी। दोनों के टेम्परेचर को हमने रखा है बराबर। तो एमिसिविटी जो होती है ना, दिस इज इक्वल टू ई आर बाई ईबी, मतलब द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय अ रियल बॉडी डिवाइडेड बाय अ ब्लैक बॉडी, अगर हमने दोनों को बराबर टेम्परेचर पर रखा है तब। ये एमिसिव पावर्स का रेशियो है, ठीक है, मतलब यहां पर हमने माना है कि चलो दोनों का एरिया सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन बराबर टेम्परेचर पर है, फिर भी दोनों से बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएट करेगा। सो ब्लैक बॉडी के लिए ई क्या होगा, 1, और परफेक्टली जो व्हाइट बॉडी होता है उसके लिए ई क्या होगा, 0। तो देखो जिसके लिए ए ज्यादा है ना उसके लिए ई भी ज्यादा होता है, मतलब जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वही अच्छे एमिटर्स होते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने समझा ही नहीं, तो तुम किसी को पढ़ा नहीं पाओगे ना। तुम भले मेरे सेंटेंसेस तुम रिपीट कर लो, बट किसी को लॉजिकली समझा पाना वो पॉसिबल नहीं होगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। ओके, तो क्या क्या सीखा हमने, एमिसिव पावर सीखा, एमिसिविटी सीखी, एब्जॉर्प्टिव पावर सीखा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। एमिसिव पावर क्या था, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। और एमिसिविटी क्या है, ई, दिस इज एनर्जी रेडिएटेड बाय अ रियल बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, अगर दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पर रखा है तो। ओके, चलो, प्रीवॉस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये क्या बोलता है,
प्रीवियस थियरी ये कहता है कि सारी बॉडीज, दुनिया में जितनी सारी बॉडीज है, वो सब क्या करती हैं? सभी हर टेम्परेचर पर एक मिनट पे, एक मिनट। प्रीवियस थियरी ये कहता है कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज कर रही होती है, हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और रेडिएट भी कर रही होती है। दिस इज प्रीवियस थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बोलोगे सर ऐसा कैसे? मतलब मैंने एक आइस क्यूब को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, सराउंडिंग है मान लो 25, मैंने रख दिया, तो ये आइस तो मेल्ट हो जाएगा, मतलब दिस इज एब्जॉर्बिंग हीट। तो फिर ये रेडिएट कहां से करेगा? तो प्रीवॉस ने कहा था अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स वो रेडिएट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। तो नेट फ्लो क्या हो गया? एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया, रेडिएट कम हुआ, तो नेट तो इनफ्लो हो गया ना। और अगर हमने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इट विल ग्रेजुअली कूल डाउन, तो उसमें क्या होगा? वो रेडिएट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, बट करेगा जरूर। जब तक तुमने बाहर के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर दिया, मतलब 0 केल्विन नहीं कर दिया, तब तक वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो के अलावा, हर टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, कुछ एनर्जी रेडिएट भी कर रहा होता है। और अगर वो ज्यादा रेडिएट करे, कम एब्जॉर्ब करे, इट्स टेम्परेचर विल फॉल डाउन। और अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करे, कम रेडिएट करे, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्लियर है? यही बताता है प्रीवॉस थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बहुत अच्छे। चार्जर कहां गया? हम्म नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में तो था ही, यहां भी है किरचॉफ्स लॉ। न्यूटन भी आएगा, देखना अभी। किरचॉफ्स लॉ में क्या है? ये बोलता है भैया कि दुनिया में किसी भी बॉडी के एमएसए पावर को ले लें और उसके एब्जॉर्प्टिव पावर को ले लें, दिस रेशियो इज कांस्टेंट। मतलब एमएसए पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ऑल द बॉडीज एट अ गिवन टेम्परेचर। और ये किसके बराबर है? एंड दिस इज इक्वल टू एमएसए पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। क्या बोल रहा है ये? सिंपल है, समझाता हूं। इसने बोला भैया मैंने यहां पर ना एक बॉडी लिया, राइट, दूसरा यहां पर लिया, तीसरा यहां लिया, मुंह जैसा बन गया, तीसरा यहां पर लिया, ठीक है। इसका हमने कहा इट्स एमिसिव पावर इज E1। एमिसिव पावर क्या? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया हम ले चुके हैं, तो हमको जरूरी नहीं कि तीनों बॉडीज को सेम टाइप का चाहिए, तीनों बॉडीज अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। तो इस इफ इट्स एमिसिव पावर इज E1, its emissive power is E2 and its emissive power is E3, its absorptive power is A1, absorptive power A2, absorptive power A3, और सबके टेम्परेचर्स बराबर होने चाहिए। दिस वी हैव टू इंश्योर। तो E1 by A1 is equal to E2 by A2 is equal to E3 by A3। और हमने यहां पर अगर एक ब्लैक बॉडी ले लिया, इसके लिए emissive power is EBB, तो दिस इज इक्वल टू emissive power of a black body। एक्चुअली ये एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी से भी हम डिवाइड करते हैं, बट एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। लेकिन यहां से कंक्लूड क्या होता है? यहां से कंक्लूड ये होता है दैट ये E1 बाय A1 क्या है? E1 इज सिग्मा ए ई, जो भी टेम्परेचर था, E1 T टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय A1। ब्लैक बॉडी के लिए एमएसए पावर क्या होता है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो यहां से चेक कर लो, A1 की वैल्यू E1 के बराबर आएगी।
और यहां पर भी इसके लिए एमिसिविटी E2 है, एब्जॉर्प्टिव पावर A2 है, मतलब एमिसिव पावर कैपिटल ई से डिनोट होता है। E इज व्हाट, स्मॉल ई इज कॉल्ड एमिसिविटी। एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दोनों बराबर होते हैं बॉडी के। अगर तुम्हें स्मॉल ए दिया हुआ है बॉडी के लिए 0.5, तो ई जो होगा ना ये भी रहेगा 0.5। ठीक है, लेकिन ये कब की बात है? व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो। बढ़िया, तो ध्यान रखना। तो इससे कंक्लूड क्या होता है, जिसका ए 1 होगा उसका ई भी 1 होगा। मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स एंड पुअर रिफ्लेक्टर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड रेडिएटर्स एंड गुड रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, रेडिएटर रिफ्लेक्टर पता नहीं, दोबारा देख लेना, ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये सब। इस चैप्टर से बहुत सारे कंफ्यूजिंग सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि मतलब एमएसए पावर पे पूछ दिया, एब्जॉर्प्टिव पावर पे पूछ दिया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टर्म को क्या बोलते हैं। बट उसमें हमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने इसमें पूरे अच्छे से तुम्हें बताया है, इसको दिमाग में डाल लो और कुछ भी परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भाई साहब क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। इसने बोला था भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान लो T है, सराउंडिंग का TS है, तो न्यूटन ने बोला था कि अगर T माइनस TS, इफ दिस डिफरेंस इज स्मॉल, तो क्या होता है, जो रेट ऑफ कूलिंग होती है ना, दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा टाइम के साथ, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स T माइनस TS। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अगर मैं यहां पर dt बाय, मतलब रेट ऑफ कूलिंग को और T को यहां पे प्लॉट करूं, तो ये कैसा होगा? रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा जब T की वैल्यू यहां पर, दिस इज द टेम्परेचर, राइट। तो ये शुरू कहां से हो रहा है? इसको चलो ऐसे करते हैं, यहां पर मान लो टेम्परेचर T है एंड दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग dt बाय dt। तो दिस विल बी व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस वाई इक्वल टू के एक्स माइनस टी एस। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस टी एस। सो इट इज अ ग्राफ हैविंग पॉजिटिव, उल्टा हो गया क्या, नहीं ठीक है, इट, ओ हो माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, हमने एक्स एक्सेस पे इसको रखा ना, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x। तो सबको दिख रहा है यहां पर, जो y इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और जो स्लोप होगा वो, स्लोप क्या रहेगा, y इक्वल टू माइनस, स्लोप भी नेगेटिव रहेगा ना यहाँ पर, स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। यू कैन प्लॉट द ग्राफ, कर सकते हो, या मैं करके दिखाऊंगा, इतना तो कर लोगे ना। बढ़ते हैं आगे। अगर मुझसे कहा जाए भैया मुझे टेम्परेचर वर्सेस टाइम करके दिखाओ, तो क्या करोगे? इससे हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको, मतलब dt बाय टी माइनस टी एस इक्वल टू माइनस के टाइम्स dt। इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये कैसा मिलता है, ये स्टार्ट होगा T से, बट ये घटते घटते अप्रोच करेगा TS को, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और ये आता कहां से है? ये आता है स्टीफन लॉ से। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर T है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, जो dq बाई dt की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। dq बाई dt को हम लिखते हैं माइनस एम एस dt बाई dt, और इसको हम करते हैं अप्रोक्सीमेट, दिस बिकम्स टी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। फिर इसको लिखते हैं टी माइनस टी एस, और बाकी सबको अप्रोक्सीमेट करके हम एक कांस्टेंट बना देते हैं। इसको निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जस्ट इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखना। बट क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो इससे भी नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, बताता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक बॉडी है, ठीक है,
इसका टेम्परेचर ना T1 से घट के हो गया T2 और टाइम लगा T। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं ऐसे, दिस इज रिटन एज इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज Ts, तो ये लिखा जाता है T1 माइनस T2 बाय T इज इक्वल टू K टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस Ts। राइट? तो अगर कभी ऐसे सवाल तो हमने देखे होंगे, जो मैं करके दिखाऊंगा भी आगे, दैट एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 60 से 55 आ गया 10 मिनट में, तो 55 से 50 कितने मिनट में आएगा? सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो 25 है। तो ऐसे सवालों को ना इस लॉन वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, यहाँ पे यू विल गेट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके चक्कर में कभी नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे तो टाइम पूरा वेस्ट होगा, आंसर नहीं आएगा। अगर हमें कभी भी पूछा जाए कि कोई बॉडी 60 से 55 पे आ गया मान लो 10 मिनट में, 55 से 50 कितने मिनट में आएगा अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 25 है? ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, हमेशा। ओके, ये फॉर्मूला क्या है? इसका अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या कहता है? ये दिया गया था फॉर अ ब्लैक बॉडी। यहां पर क्या है? यहां पर यू हैव स्पेक्ट्रल, वाई एक्सिस पे होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एक्स एक्सिस पे होता है वेवलेंथ। मैंने कहा था एक बॉडी अगर एनर्जी रेडिएट करती है तो वो काफी सारे वेवलेंथ पर रेडिएट करती है, किसी एक वेवलेंथ पर रेडिएट नहीं करती। तो अलग अलग वेवलेंथ पर अगर रेडिएट करती है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसका जो पावर होता है, जो मैंने कहा था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जिस वेवलेंथ के लिए द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ। जैसे ये बॉडी है, इसके लिए ग्राफ ऐसा बना है, इसके लिए मुझे मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ चाहिए, तो वो यहां पर आ जाएगा। इसके नीचे अगर ये बॉडी है, ये किसी का मान लो प्लॉट किया है, फॉर दिस विल बी द मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ। राइट? तो जिस वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या कहा गया है कि अगर हम बॉडी के एमिसिव पावर को, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को प्लॉट करें लैम्डा के साथ, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पर ना ये ग्राफ अलग अलग बनता है। मतलब ये मान लो मैंने T1 पे बनाया, तो यहां पे मान लो ये पीक आया लैम्डा 1 पर, ये ग्राफ को मैं किसी और टेम्परेचर पे बनाऊंगा T2 पर, तो ये पीक आ रहा है लैम्डा 2 पर। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से ये लैम्डा 1 इंटू T1 और लैम्डा 2 इंटू T2 ये होते हैं बराबर। लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू T2। मतलब अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, T इंटू लैम्डा मैक्स ये होता है कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये बराबर होता है वीन्स कांस्टेंट के। कांस्टेंट की वैल्यू चेक कर सकते हो, ये होती है 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन। कांस्टेंट स्टीफन का भी देख लेना। राइट? तो ये होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब जो मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर दूर में कोई दो स्टार्स हैं, एक का कलर रेड है, एक का कलर ब्लू है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, किसका किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? जो स्टार का कलर ब्लू है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ ब्लू है, तभी तो हमें ब्लू दिख रहा है। और जो स्टार का मोस्ट डोमिनेंट वेवलेंथ रेड है, वो हमें रेड दिख रहा है। मतलब रेड का टेम्परेचर क्या होगा, रेड का वेवलेंथ क्या होता है? इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ब्लू। तो टेम्परेचर ऑफ द रेड स्टार विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ द ब्लू स्टार। और जो गैस स्टोव होता है उसका फ्लेम ब्लू होता है ना, गैस स्टोव का फ्लेम, मतलब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मोमबत्ती का फ्लेम होगा दैट इज येलोइश, कोयला जलने से जो फ्लेम आता है दैट इज रेडिश। तो गैस स्टोव का जो आता है इट हैज गॉट अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फायर, जो गैस जलता है तब।
ठीक है, सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है, दिमाग में रखना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो हम क्वेश्चन करके छोड़ेंगे। A long metallic bar is carrying heat from one end to other. The variation of temperature along length, टेम्परेचर को थीटा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद करेंगे हम कंडक्शन का इक्वेशन क्या था, dq बाय dt इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। रॉड के लिए मुझे पता है एरिया कांस्टेंट, के कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट में ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट। मतलब t वर्सेस x क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है। सेकंड, if a piece of metal is heated to temperature theta and then allowed to cool in a room which is at temperature theta naught, यहां पे नॉट छूट गया है, then the graph of temperature T of the metal versus time, यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात हो रही है। ये ग्राफ तो हमने देखा था, हमने क्या देखा है, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा एस। तो माइनस डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा एस इज के इंटू डी टी। सो इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर वॉज थीटा, टी बराबर टी पर टेम्परेचर कुछ भी कह सकते हैं, मान लो इट बिकेम टी। ठीक है, तो अब हम इसे यहां से सॉल्व कर सकते हैं, क्या मिलेगा, लॉन टी माइनस थीटा एस डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा एस, नहीं एस मतलब सराउंडिंग, ओके ओके ओके, थीटा नॉट, कोई बात नहीं, नोटेशंस मैटर नहीं करते यहां पर, एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज माइनस के टी। तो यहां से देख सकते हो जो टेम्परेचर आ रहा है वो ई टू द पावर के फॉर्म में आएगा, मतलब एक एसिम्पटोट तो पक्का होना चाहिए। एसिम्पटोट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन 3, जो मैंने बना के भी दिखाया था। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, बॉडी कूल्स, a body cools from 60 to 15 10 minutes, रूम टेम्परेचर 25 है, तो अगले 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा, दिस यू हैव टू फिगर आउट। तो 60 से 50 आया 10 मिनट में, तो मैं कहूंगा 60 से 50 10 मिनट में आया, तो इट इज 60 माइनस 50 बाई 10 इक्वल टू कितना, के टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग। एवरेज क्या हो जाएगा, 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस थीटा सराउंडिंग, व्हाट इज थीटा सराउंडिंग, थीटा सराउंडिंग इज 25, राइट। अगले 10 मिनट में टेम्परेचर मान लेते हैं टी हो गया, दैट इज 50 माइनस टी बाय 10। इसका मैं वैसे और तरीका बताऊंगा तुम्हें, स्टे ट्यून्ड, दैट इज के टी प्लस 50 बाय 2 माइनस 25। ठीक है, यहां से हमें क्या करना होगा, यहां से चाहो तो दोनों का रेशियो ले सकते हो, और दोनों का रेशियो लेकर हमें टी को कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करके चेक कर लेना, दिस वुड कम आउट टू बी 42.9 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसका एक और तरीका होता है, ध्यान से सुनना, एडवांस में शायद काम आ जाए। कभी भी अगर टाइम इंटरवल्स बराबर दिए हो, इफ यू आर गिवन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टेम्परेचर इंटरवल्स में नहीं करना है, टेम्परेचर इंटरवल्स हो सकते हैं 60 50 40 30 20, वहां नहीं करना है। जहां टाइम गैप बराबर हो सिर्फ वहीं पर वैलिड है। यहां पर गलती से टाइम गैप्स बराबर थे, तो यहां पर ये फंडा वैलिड है। क्या फंडा है, टेम्परेचर 60 है, मान लो टाइम 0 पर, यहां टेम्परेचर लिखा मैंने, यहां पे लिखा टाइम, टेम्परेचर 50 हो गया टाइम 10 पर, टेम्परेचर टी हो गया टाइम 20 पर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 25, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे ये, सॉरी, इनफाइनाइट टाइम पर ये टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए। सो अगर इक्वल टाइम गैप्स हो, मतलब मैं कह सकता हूं 30 पर
ये कुछ टी डैश हो जाएगा, कुछ ऐसा वेरिएशन यहां पर चलेगा। इफ देर आर इक्वल टाइम इंटरवल्स ना, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस आर इन जीपी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, बहुत आराम से तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको। ये जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए निकाला था ना, ये जो फंक्शन आएगा, यहां पर चेक करके देखना, अगर हम टाइम इंटरवल्स बराबर डालें ना, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस आर इन जीपी, बहुत ही सही चीज आती है। तो चाहो तो इसे तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अगर ये डिफरेंस ए आर है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ए आर। इसके बाद वाला कितना आएगा, ए आर स्क्वायर। ऐसे होते होते ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैं इन सारे गैप्स को अगर ऐड कर दूं, तो मैं ए प्लस, ए बाय द वे कितना है 10, मतलब मैं 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक ऐड कर दूं, इट विल गिव यू द टोटल गैप, राइट। ये गैप कितना है 60 माइनस 25, मतलब ये गैप है 35 का। तो ये 10 बाय 1 माइनस आर, ये 35 है ना। तो यहां से आर निकाल लूंगे, ये 5 2 से कट गया, ये 7 से कट गया। तो यहां आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/7। आर अगर तुम्हें 5/7 मिल गया, तो एक मिनट 5/7 या 5 बाय, एक सेकेंड, दिस इज 10, 60 50, नहीं नहीं, आई थिंक यहां तक तो सही है। सो 35 दैट इज ओके, 35 तक गया। सो आर की वैल्यू, हाँ ठीक है, 5/7 मिल गई। तो यहां से टी तुम्हें निकालना होगा, तो टी कैसे निकालोगे, व्हाट इज ए आर, 10 × 5/7, मतलब 50/7। 50/7 कितना हो जाएगा, 7.1। ठीक है, हमें यहां आंसर के पास जाना है। तो 7.1 में सोचो, 50 में अगर तुम 7.1 माइनस करोगे, तो क्या मिल जाएगा, 42.9 आ जाएगा आंसर, राइट। तो हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए, तुम्हें जो सही लगे उसको यूज कर सकते हो। मुझे तो दोनों तरीके पसंद है, बट ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमेशा ध्यान देना कि क्या टाइम गैप बराबर है। मैं तो ढूंढता रहता हूं कहां पर टाइम गैप बराबर मिल जाए, और टाइम गैप जहां बराबर मिल जाए, तुम मेंटली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुमने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तो। ऑलराइट, जो लोग मेरे से ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ क्वेश्चंस। एक और है, अच्छा और भी है, ओके ओके ओके, नहीं क्वेश्चंस है भाई, मतलब मैं जल्दी भाग नहीं पाऊंगा। कोई नहीं, रुक जाओ। अ हीट सोर्स एट 103 केल्विन, 103 था या 10⁻³ था, मैं श्योर नहीं हूं यहाँ पर। ये लगता है टाइप होने में गड़बड़ हुई है, या चलो 103 मान लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हो सकता है शायद ये 10⁻³ भी हो सकता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। So 103 Kelvin is connected to another heat reservoir at 102 Kelvin by a copper slab that is 1 millimeter thick. Copper slab 1 millimeter thick है. Given that the thermal conductivity of copper is given, ठीक है. Energy flux, right? तो energy flux यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले this is dq by, मतलब जो rate of heat flow होगा ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -ka dt by dx। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय L बाय के। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी इंटू के ए बाय एल। ये जो एनर्जी फ्लक्स है ना, एनर्जी एनर्जी फ्लक्स इज नथिंग, दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। फ्लो पर यूनिट, फ्लो पर यूनिट एरिया यहां पे हमको चाहिए। और यूनिट से भी चेक कर लो ना, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, मतलब एरिया से डिवाइड करना था, सीधा यहाँ यूनिट से ही पता चल जाएगा। तो एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो दिस बिकम्स डेल्टा टी इंटू के बाय एल। तो डेल्टा टी यहाँ पे 1 है, के दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डन। द आंसर इज 190 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
बढ़िया। Two materials having coefficients of thermal conductivity 3k and k and thickness d and 3d, अच्छा चलो d यहां लिखा होना चाहिए था, d and 3d respectively are joined to form a slab। तो दो मटेरियल्स को कंडक्टिविटी 3k और k, थिकनेसेस d और 3d, हमने मिलाकर एक स्लैब बना दिया। इस स्लैब में क्या है, टेम्परेचर्स आर मेंटेन एट θ2 एंड θ1। तो इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है हमको, अगर ये θ1 का हमने, तो बहुत सिंपल है, इसे तुम ऐसा कर सकते हो, यू कैन अज्यूम दिस एज टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेजिस्टर यहां पर, दूसरा रेजिस्टर यहां पर। पहला रेजिस्टर से क्या होगा, दिस इज d बाय 3k, पहले का रेजिस्टेंस। दूसरे का रेजिस्टेंस 3d बाय के। अगर इसको मैं r कहता हूं, चेक करो क्या ये 9r होगा। फर्स्ट वाले का इंटू 9 सेकंड वाला है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं ऐसा देख सकता हूं कि यहां का टेम्परेचर अगर θ1 है, यहां का टेम्परेचर अगर θ2 है, θ2 नहीं थीटा है, यहां का टेम्परेचर अगर θ2 है, दिस इज r, सो दिस इज 9r। बढ़िया। हाउ मच करंट शुड फ्लो इन दिस केस, जो करंट फ्लो करना चाहिए दैट इज θ1 माइनस θ2 बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना हो गया, r प्लस 9r। और क्या यही करंट इतने में भी फ्लो करना चाहिए, डन। θ1 माइनस थीटा बाय r। अब इसको ले आओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा ये, θ1 माइनस θ2 बाय 10 इज θ1 माइनस थीटा। तो यहां से थीटा कैलकुलेट कर लोगे ना, ऑप्शन ए। ओके, तो ये सारे जेई के ही क्वेश्चंस थे। जेई में तुम्हें पता है कि ये सिंपल वाले सवाल पूछे जाएंगे और हमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हमने सीखा है, हमें सिर्फ रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली यूज करना है। ठीक है, सो आई होप इस लेक्चर को देखकर तुम्हें इस पूरे चैप्टर में, ये जो मेगा चैप्टर है, इसमें क्लैरिटी सबको मिली होगी। और इस लेक्चर को शायद दोबारा देखना पड़ सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कमांड पा लेना इस पर, क्योंकि एक बार अगर ये चैप्टर समझ में आ गया, इसके क्वेश्चंस 100% गारंटी के साथ सॉल्व कर सकते हो तुम। इससे कुछ ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा जो सवाल तुमसे ना हो। और बात में एक बता दूं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इससे सवाल हर साल आते हैं। पिछले साल के सारे सवाल उठा, सारे पेपर्स उठा के देख लो, कहीं ना कहीं इस चैप्टर के सवाल तुम्हें मिलेंगे ही, और होने वाले सवाल होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस करता हूं। मैकेनिक्स से भी भारी भारी सवाल होते हैं, बट इसके सवाल होने वाले होते हैं। ये फ्री का नंबर पड़े हैं, हमें जाकर उठा लेना है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, एंड सी यू वेरी सून इन सम अदर लेक्चर। बाय बाय।